हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कल हम बताए थे बल के बारे में और बल कितने प्रकार का होता है। आज उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अच्छा। और अगर आप लोग को पूरा अच्छा से समझना है तो सारे वीडियो को आपको देखते जाना है ध्यान से, और कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, क्योंकि रेगुलर क्लास करिएगा तभी आपका ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। चलिए देखते हैं। चलिए, कल हम बताए थे, आज देखते हैं हम लोग संतुलित बल। संतुलित बल, जिसको संतुलित बल बैलेंस्ड फोर्स समझते हैं। ये क्या है? मान लीजिए कोई पिंड है, मान लीजिए कोई पिंड है और इधर ये पिंड है। अगर एक व्यक्ति इधर से खींचे, एक व्यक्ति इधर से खींचे, इसको दोनों तरफ से व्यक्ति खींच रहे हैं इसको, अगर यह हिल नहीं रहा है, अगर यह हिल नहीं रहा है, अपने जगह पर स्थिर है, तो इसको कहा जाता है संतुलित बल। यानी कि दो या दो बलों के लगने के बाद भी, दो या दो बलों के लगने के बाद भी यदि परिणामी बल शून्य हो जाए तो उसे संतुलित बल कहा जाता है। मान लीजिए कि बीच में खड़े हैं, एक लड़का इधर से खींच रहा है, एक लड़का इधर से खींच रहा है, आप बिल्कुल ही सीधे हैं, आप न हिल रहे हैं, न इधर जा रहे हैं, न इधर जा रहे हैं, तो उसको कहा जाता है संतुलित बल। उसको क्या कहा जाएगा? संतुलित बल। ये कब संभव है? संतुलित बल जो है कब संभव है? देखिए, मान लीजिए कि ये पिंड हो गया आपका, और ये जो है इधर खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहे हैं, ये है F1 और ये है F2। अगर थोड़ा सा भी किसी ने ज्यादा अगर बल लगा दिया, अगर थोड़ा सा भी किसी ने ज्यादा बल लगा दिया तो खींच लेगा ना दूसरे को। तो यानी कि ये तभी संभव है जब F1 बराबर हो F2। संतुलित बल तभी संभव होता है जब उस पर लगने वाले बलों का, संतुलित बल तभी संभव होता है जब उस पर लगने वाले बलों का परिमाण बिल्कुल ही बराबर हो। परिमाण क्या हो? बिल्कुल ही बराबर हो। और दिशा, और जो दिशा हो बिल्कुल ही विपरीत हो। मान लीजिए कि ये पिंड है, एगो हेने से खींचेगा, एगो हेने से खींचेगा, तब तो हेने खींचा जाएगा ना, तब तो हेने खींचा ही जाएगा, तो खींचा जाएगा। यानी कि दिशा बिल्कुल विपरीत। एक अगर पूरब की तरफ खींचे तो दूसरा पश्चिम की तरफ जाए, एक ऊपर खींचे तो दूसरा दक्षिण की तरफ खींचे, तब कहलाता है संतुलित बल। उसको, इसको क्या कहा जाएगा? संतुलित बल। संतुलित बल एक नहीं हो सकता है कभी भी, दो होगा, नहीं तो दो से ज्यादा होगा। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है संतुलित बल कि यहां से एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है और एक इधर खींच रहा है। तो इस स्थिति में भी F1, F2, F3 और F4 ये चारों जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अगर कोनो इसमें से ज्यादा हुआ, बराबर होना चाहिए, कोनो इधर उधर ज्यादा हुआ तो यहाँ पे ये पिंड इधर उधर खिसक जाएगा, तब वहां पे संतुलित बल नहीं कहा जाएगा, तब वहां पे संतुलित बल नहीं कहा जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखते हैं असंतुलित बल। असंतुलित बल, असंतुलित बल देखिए क्या है। असंतुलित बल देखते हैं कि क्या है। जब कभी भी किसी पिंड को खींचा जाए, जब कभी किसी पिंड को खींचा जाए, मान लीजिए पिंड है, अगर इसको खींचा जाए, एक इधर से बल लग रहा है, एक इधर से बल लग रहा है, अगर यह एक दूसरे के तरफ खींचा जाए, मान लीजिए इधर खिसक के चला गया, यानी कि ये जो बल लग रहा था इससे ज्यादा होगा, तभी ये खींचा गया। ये जो F1 लग रहा था इससे ज्यादा होगा। यानी कि जब किसी पिंड पर एक या एक से अधिक बल कार्य करे, जब किसी पिंड पर एक या एक से अधिक बल कार्य करे तथा
पिंड के अवस्था या स्थान में कोई परिवर्तन आ जाए तब उसको कहा जाता है असंतुलित बल। तब उसको क्या कहा जाता है? असंतुलित बल। अगर परिवर्तन नहीं आया तो संतुलित, अगर परिवर्तन आ गया तो असंतुलित बल। समझ में आ जाएगा? असंतुलित बल तभी संभव है जब कोई बल, किसी एक बल का परिमाण किसी दूसरे से अलग हो और नहीं तो दिशा अलग हो। या तो परिमाण बराबर ना होना चाहिए और नहीं तो दिशा बराबर नहीं होना चाहिए, उसी स्थिति में आता है असंतुलित बल। आप लोगों को समझ में आ गया होगा संतुलित बल किसको कहा जाता है और असंतुलित बल किसको कहा जाता है। और देखे हैं टीवी ओवी में कि एगो आदमिया का दो गो बीबी रहती है और एगो हेने से खींचती है, एगो हेने से खींचती है, एगो हेने से खींचती है, एगो हेने से खींचती है। अगर दोनों ओर से बराबर खींचा और बंदा बिल्कुल खड़ा रहे तो उसको कहा जाएगा संतुलित बल। मान लीजिए कोनो से तो मोटाइल है, खींच दी एक तरफ, ओकरा के ढकेल दी होने, तो वो उसको क्या कहा जाएगा? असंतुलित बल। वहां से वो खींचा जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं बबुआ, आगे देखते हैं जड़त्व। अगला देखते हैं जड़त्व। देखिए जड़त्व क्या है? जड़त्व जड़ बना के बैठ जाना। जैसे अंगद जी जाकर के रावण के दरबार में जड़ मार करके बैठ गए, पैर दबा दी एकदम, अब ना हिलेंगे कहीं। जड़त्व क्या है? देखिए जड़त्व किसी भी वस्तु के लिए उसका वह गुण है, किसी भी पिंड के लिए वह गुण है जो अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखना चाहता है, जो अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखना चाहता है। यानी कि यदि कोई पिंड गति की अवस्था में है तो अपना गति का अवस्था बनाए रखना चाहता है, यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो अपने विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहता है। यानी कि जो जिस अवस्था में है वह उस अवस्था को निश्चित समय तक बनाए रखना चाहता है, उसी क्रिया को, उसी चीज को कहा जाता है जड़त्व। जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा है तो वो सोचेगा कि हम हमेशा बैठे रहें। अगर कोई खड़ा है तो सोचेगा खड़ा रहें, यदि कोई चल रहा है तो सोचेगा कि चलते रहें, अगर कोई दौड़ रहा है तो सोचेगा दौड़ते रहें, अगर कोई जिस दिशा में जाना चाह रहा है उसी दिशा में जाना, तो उसी को कहा जाता है जड़त्व। इसको जड़त्व कहा जाता है। समझ में आ गया? यानी कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहता है, अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहता है, उसी गुण को क्या कहा जाता है? वो जड़त्व कहा जाता है। समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए जड़त्व जो होता है कितने प्रकार का होता है? जड़त्व 3 प्रकार का होता है। एक होता है विराम जड़त्व, एक होता है विराम जड़त्व, दूसरा होता है गति जड़त्व और तीसरा होता है दिशा जड़त्व। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? दिशा जड़त्व। विराम जड़त्व, गति जड़त्व, दिशा जड़त्व। विराम जड़त्व, गति जड़त्व, दिशा जड़त्व। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। विराम किसको कहा जाता है, गति जड़त्व किसको कहा जाता है और दिशा जड़त्व किसको कहा जाता है? समझते हैं। विराम जड़त्व किसको कहा जाता है, दिशा जड़त्व किसको कहा जाता है और गति जड़त्व किसको कहा जाता है? समझते हैं। या विराम जड़त्व समझते हैं। सबसे पहले विराम जड़त्व समझते हैं। विराम जड़त्व किसको कहा जाता है? यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह अपनी विरामावस्था को जिस गुण के कारण बनाए रखना चाहता है, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है और वह विरामावस्था को जिस गुण के कारण बनाए रखना चाहता है उसी को कहा जाता है विराम जड़त्व। यानी कि किसी भी वस्तु का वह गुण जो विरामावस्था में है और विरामावस्था को बनाए रखना चाहता है उसको कहा जाता है विराम जड़त्व। जैसे एग्जांपल देखते हैं विराम जड़त्व का एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आप बस पर बैठे हैं और बस रुका हुआ है स्टेशन पे, बस जो भी बस स्टैंड है, चाहे कहीं मोड़ है, चाहे कहीं पर रुका हुआ है और अचानक चल पड़ता है, अचानक जो है चल पड़ता है।
अब क्या होता है, उसमें बैठा यात्री, सीट पर बैठा यात्री जो है एक के हाली पीछे की तरफ आ जाता है। इस सीट पर बैठा है तो ये के हाली पीछे की तरफ, बस चल पड़ा, ये आगे है पीछे, पीछे की तरफ आ जाता है। तो वहां पे भी क्रिया किसका होता है, विराम जड़त्व का। कैसे, कहिएगा कैसे? देखिए, जब बस चल पड़ता है, जब बस चल पड़ता है तो जो शरीर बस के संपर्क में है, जो शरीर बस के संपर्क में है वो तो चल पड़ता है, वो बस के साथ में गति में आ जाता है। लेकिन शरीर का वह भाग जो बस के संपर्क में नहीं है, वह विराम जड़त्व के कारण अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहता है। अब फलस्वरूप व्यक्ति पीछे की तरफ झुक जाता है, फलस्वरूप व्यक्ति पीछे की तरफ झुक जाता है, चलेगा अचानक। अरे कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए बाइक पर जा रहे हैं, बीवी को बिठाए हैं पीछे, बीवी बैठी है मस्त, पकड़ी नहीं है, हीरो बन रही है ये भी, हीरोइन पकड़ी नहीं है, अचानक आप क्लच छोड़े और भोंय देने नीचे, ये चलवाई गई नीचे, आप चलते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, 5 किलोमीटर बाद उनको देख रहे हैं, लो ये आई ही नहीं है, ये कहाँ गई? तो आप पीछे आए तो कहीं कराह रही है, बैठ कर गाली दे रही है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, इनको समझाइए कि देखो विराम जड़त्व के कारण तुम गिर गई हो। शरीर का वह भाग जो तुम्हारे गाड़ी के संपर्क में था वह तो आगे बढ़ गया, लेकिन तू महाराज जो ऊपर का शरीर है वो आगे नहीं बढ़ पाया विराम जड़त्व के कारण, जिसके कारण तुम यहीं पे क्या हो गई, गिर गई। इसीलिए तुमको पकड़ के बैठना चाहिए था। लगता है फिजिक्स ना पढ़ी है। अब देखिए आगे देखते हैं, अभी और भी एग्जाम्पल है। जैसे कि सबसे पहले ये एग्जाम्पल था, दूसरा पेड़ पे चढ़े जाइए और जाकर के डाल झकझोरिए, डाल झकझोरिए तो मीठा मीठा जो पका पका फल होगा वो सब गिरेगा, मीठा पका हुआ फल नीचे गिरेगा। और नीचे गिरेगा, क्यों गिरेगा? क्योंकि विराम जड़त्व के कारण जब डाल को जैसे ही झकझोरा जाता है, जब डाल को जैसे ही झकझोरा जाता है तो उस पर जो फल लगे हैं, उस पर जो फल लगे हैं वो तो जो डाली है, जो उसका डाली है वह तो विराम, वह तो गति में आ गया, लेकिन जो फल है वो विरामावस्था को विराम जड़त्व के कारण बनाए रखना चाहेगा। और जब विरामावस्था के कारण विराम को बनाए रखना चाहेगा तब यहाँ पे ये टूट टूट करके क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। अगला एग्जाम्पल है, किसी दरी को आप पीटिए डंडा से, किसी दरी को आप डंडा से पीटिएगा तो धूल कण वगैरह निकलते हैं उसमें से। किसी दरी को आप डंडा से जब पीटिएगा तो उसमें से धूल कण निकलते हैं और धूल कण निकल करके नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? देखिए क्यों होता है। जब दरी से दरी को डंडा से पीटा जाता है तो दरी तो गति में आ जाता है, लेकिन धूल कण कहेगा कि हम तो ऐसे रहेंगे, धूल कण कहेगा तो ऐसे रहेंगे, तब वहां पे वो धूल कण नीचे गिर जाता है, धूल कण जो होता है नीचे गिर जाता है। इसके बाद में आप देखे होंगे मलाई वाला खेल खिलाता है, ताश के पत्ते पर कोई सिक्का रख दीजिए, ताश का कोई पत्ता लीजिए और उस पर एक सिक्का रख दीजिए, और जब ताश के पत्ता को धक्का मारिएगा ना तो सिक्का गिलास में गिर जाएगा। गिलास के ऊपर इसको रख करके और यहाँ पे धक्का दीजिएगा तो सिक्का नीचे गिरेगा गिलास में और ताश आगे बढ़ जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि जैसे ही इसको धक्का दिया गया, जैसे ही इसको धक्का दिया गया तो ये तो ताश जो था वो तो गति में चला गया, ताश जो था वो गति में, लेकिन ये विराम जड़त्व के कारण कहेगा हम तो यही रहेंगे, यही रहेंगे तो ससुरा गिर, तू गिरेगा गिलास में। तो ये सब जितना भी क्रिया होता है किसके कारण होता है? विराम जड़त्व के कारण। क्लियर हो गया होगा हमको लगता है। चलिए अगला देखते हैं, गति जड़त्व। गति जड़त्व, गति जड़त्व देखिए, गति जड़त्व किसको कहा जाएगा? जैसे अगर कोई वस्तु जिस गुण के कारण अपने गति की अवस्था को बनाए रखना चाहता है उसी को कहा जाता है गति जड़त्व। कोई पिंड गति अवस्था को बनाए रखना चाहता है उसको कहा जाता है गति जड़त्व। क्लियर हो जाएगा? गति जड़त्व किसको कहा जाएगा? यदि कोई पिंड अपने गति की अवस्था को निश्चित समय तक बनाए रखना चाहता है उसको कहा जाता है गति जड़त्व। अब देखिए गति जो जड़त्व को एग्जांपल, जैसे आप अचानक मान लीजिए कि बस में जा रहे हैं और मस्त बस चल रहा है, आप सोए हुए हैं
आ तनिए बस वाला मारा खचाक देनी ब्रेक, तनिए बस वाला मारा ब्रेक के हली, अब ब्रेक मारा तो आप एक के हली का होगा लड़ सकते हैं ना, जाकर के अगला सीट पे, और तब खिसियाते हैं अरे बसवा वाला कैसे गिरा दिया ये सब हमको। तो प्रश्न यही आता है, इसका उदाहरण यही आता है कि यदि कोई यात्री बस में बैठा है और बस गति में है, अचानक ब्रेक जब चालक लगाता है तो आगे की तरफ क्यों झुक जाता है? क्योंकि गति के कारण सारा शरीर गति में था, लेकिन जैसे ही बस चालक ने ब्रेक मारा तो जो भाग हमारे शरीर के संपर्क में था, बस के संपर्क में था, वह तो गति से विराम में आ गया, वह तो गति से विराम में आ गया, लेकिन शरीर का वह भाग जो बस के संपर्क में नहीं था वो तो अपना गति का अवस्था बनाए रखना चाहता था, जिसके कारण वो कहा गया आगे बढ़ गया। बस से आप उतरते समय आगे की तरफ दौड़ता है आदमी, इसका भी कारण क्या है? बस से उतरते समय आगे की तरफ दौड़ता है आदमी, इसका कारण क्या है? जब भी बस से आदमी उतरता है, जब भी बस से आदमी उतरता है, जब भी बस से आदमी उतरता है, तो जब बस के साथ में चलते चलते गाड़ी से उतरेंगे तो चलते चलते जब तक गाड़ी रहेगा तब तक तो सारा शरीर चल रहा है, लेकिन जैसे ही धरती पर हम कदम रखेंगे, जैसे ही अपना धरती पर कदम रखेंगे तो ये तो पैरवा तो रुक गया, लेकिन शरीर में कहेगा चलत रह, का है हम तो फिजिक्स के पालन करेंगे, हम तो गति जड़त्व के पालन कर रहे हैं, अब गति जड़त्व का पालन करने में बहुत दिन आगे बढ़े, तो ओकरा से बढ़िया है कि क्या कर लेता है आदमी? दौड़ लेता है। क्या कर लेता है? दौड़ लेता है। समझ में आ रहा है? तेज गेंदबाज को देखे होंगे, तेज गेंदबाज गेंद फेंकने से पहले लेके गेंद दौड़ता रहता है इसे, और दौड़ करके गेंद फेंकता है। दौड़ करके जब गेंद फेंकता है तो वहां भी गति जड़त्व काम करता है। कहिए कैसे? जब गेंद लेकर के दौड़ता है, जब वो गेंद लेकर के दौड़ता है तो गेंद जब लेकर दौड़ता है तो उसके जितना चाल रहता है उस चाल से गेंद गतिशील हो जाता है, और जब सही घुमा के फेंकता है तो और उसको एक्स्ट्रा गति मिल जाता है, जिसके कारण गेंद तेजी से जाता है। ये भी कारण हो गया। तो ये सब किसका उदाहरण था? गति जड़त्व का। अब देखते हैं दिशा जड़त्व। दिशा जड़त्व में कभी भी कोई पिंड, दिशा जड़त्व में कभी भी कोई पिंड अपने गति की दिशा को, अपने गति की दिशा को सरल रैखिक पथ पर बनाए रखना चाहता है। अपने गति के दिशा को सरल रैखिक पथ पर बनाए रखना चाहता है, उसी को कहा जाता है दिशा जड़त्व। अपने गति के दिशा को सरल रैखिक पथ पर बनाए रखना चाहता है, उसी को कहा जाता है दिशा जड़त्व। क्लियर है? अब इसके बाद में देखिए, दिशा जड़त्व में दिशा में घूमता रहेगा अलग अलग। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये पिंड है, ये देखिए मान लीजिए कोई पिंड इस पथ पे घूम रहा है, इसका जो दिशा होगा क्या होगा? इस पर स्पर्श रेखा जो खींचिएगा ना, इस पर जो स्पर्श रेखा खींचिएगा वही उसका दिशा होगा। इस पर जो स्पर्श रेखा खींचिएगा ना वही उसका दिशा होगा। इस पर जो स्पर्श रेखा खींचिएगा वही क्या होगा? उसका दिशा होगा। तो जो भी पिंड है ये चाहेगा कि हम सीधा चलते रहें, जिस दिशा में है गोल घूमेंगे तो सीधा। अब मान लीजिए कि जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, आप कोई यात्री बस अचानक किसी मोड़ पर मुड़ता है, कोई यात्री बस अचानक किसी मोड़ पर मुड़ता है तो बैठल का यात्री एकदम ऐसे ढाई देना पड़ता है। और वैसा मोड़ जानते हैं कब मजा आता है? जब बगल के सीट पर कोई लड़की बैठी हो, तब उन लड़कों को बहुत मजा आता है कि वाह घुमाओ तो नहीं घुमाओ, जाके दही पे गिरेगा, और कोनो बढ़िया लेके रहता थप्पड़ धराती एक झपड़ भाई पकड़ के दांत। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? तो जब कोई यात्री बस मुड़ना चाहता है तो जब मान लीजिए कि यहाँ से चल रहा था तो हमारा शरीर मस्त आगे चल रहा था, यानी इन्हें घूमना है। अब जब इन्हें घूमना है तो हेजा से इन्हें घूमा तो शरीर में कहेगा कि इन्हें जाएंगे, तो इसे झुक जाता है एक तरफ, झुकेगा ना। तो ये है दिशा जड़त्व। जैसे कि साइकिल के टायर में कीचड़ लगता है और हम लोग जब पेंडलिया घुमाते हैं तो कीचड़ में उठ के दूर जाता है। क्यों जाता है छूट करके? क्यों जाता है छूट करके? क्योंकि वहां पे वह दिशा जड़त्व काम करता है। मान लीजिए कीचड़ लगा है, इसको देख रहे हैं तो हम बताए हैं कि अगर वृत्तीय पथ पर घूमेगा तो उसका गति का दिशा जो होगा किस तरफ होगा?
इसके पथ पर सरल रेखा में, तो यहाँ पे जैसे ही घुमाते हैं तो इधर उधर फेंकता है और देखते हैं बरसात के दिन में पूरा ही समेट आ जाता है। तो यहाँ पे कौन सा जड़त्व काम करता है? गति जड़त्व काम, दिशा जड़त्व काम करता है। तो हम लोग सीखे अभी जड़त्व। जड़त्व कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, विराम, गति और दिशा। विराम, गति और दिशा क्लियर हो जाना चाहिए। कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन के गति का नियम, और कल इसके बारे में हम पूरा बताएंगे आप लोगों को। और आज के लिए इतना ही रहते देते हैं। जय हिंद।